फतेहगंज नाम का गांव था, जहां पर आए दिन बाढ़ का मसला हो रहा था। उसी गांव में सुरेश नाम का एक आदमी अपनी बीवी शालिनी के साथ रहता था। एक दिन सुरेश खेती से घर पर भाग कर आया। शालिनी, चलो, हमें ये कस्बा छोड़कर लौटना होगा। मगर कहाँ पतिदेव? सब कस्बे वाले फतेहगंज के पहाड़ पर जा रहे हैं। बाढ़ दूसरी ओर से सीधा इसी तरफ आ रहा है। ठीक है, चलिए। सुरेश अपनी बीवी को लेकर फतेहगंज के पहाड़ पर आ जाता है, जहां पहले से ही बाकी गांव वाले और प्रधान खड़े थे। प्रधान सारे गांव वालों से कहता है, सभी कस्बे वाले मेरी बात ध्यान से सुने। कस्बे में इतने सालों में सिर्फ एक बार बाढ़ आती थी, लेकिन ये तीसरी बार है जब इसी साल में बाढ़ आई है। और जितनी बार बाढ़ आती है उतनी बार कस्बे के घर तहस नहस हो जाते हैं। इसका मतलब अब कस्बे में हर साल 3 बार बाढ़ आएगी। हाँ, हमें यही मानकर चलना होगा सुरेश। मगर हमारे घर बाढ़ में तबाह हो जाते हैं और लकड़ियां सिर्फ गांव के जमींदार के पास होती हैं। वो हर बार बाढ़ के बाद अपनी लकड़ियों के दाम बढ़ा देता है। अब ये मेरे हाथ में नहीं है। मैंने बहुत बार जमींदार से इसके बारे में बात की है, लेकिन वो हमेशा मेरी बात को टाल देते हैं। उसका घर कस्बे के किनारे पर है, जिसकी वजह से ना तो उसके घर को कुछ होता है और ना ही उसके धंधे को। अब तो बाढ़ के बाद ही पता चलेगा कि उसका घर कैसा है। धीरे धीरे गांव से बाढ़ का पानी खत्म हो जाता है और बाकी गांव वाले अपने घर जाने लगते हैं। सुरेश और शालिनी जब अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। हमारा घर तो पूरी तरह से टूट गया है, अब हम क्या करेंगे? वही जो सारे कस्बे वाले करने वाले हैं। जमींदार के पास जाकर उससे लकड़ी खरीद कर नया घर बनाना होगा। मगर वो तो अब ज्यादा पैसे मांगेगा लकड़ियों के लिए। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं शालिनी? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। सुरेश और शालिनी जमींदार के घर चले जाते हैं। आओ आओ सुरेश, आओ, तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। अभी अभी प्रधान जी भी घर के लिए लकड़ियां लेकर गए हैं। जी, मुझे भी आपसे लकड़ियां ही खरीदनी है। आजकल क्या भाव चल रहा है? देखो सुरेश, बात ऐसी है कि बाढ़ की वजह से लकड़ियों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे लगा ही था कि आप लकड़ियों के दाम बढ़ा देंगे। आपकी लालच आपकी शक्ल पर नजर आ रही है। ए, जबान संभाल कर बात करो। तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। हमें माफ कर दीजिए जमींदार जी, आप बस हमें लकड़ियां दे दीजिए जिससे हम अपना घर बना सके। ठीक है, गोदाम से लकड़ियां ले जाओ, लेकिन आज ही लकड़ियों की कीमत और बढ़ गई है। जी, हम खरीद लेंगे। सुरेश और शालिनी गोदाम से लकड़ियां ले जाकर अपना घर फतेहगंज में फिर से बना लेते हैं और शालिनी अपने पति सुरेश से कहती है, आपको जमींदार की बातें नहीं माननी चाहिए थी। तुम भी जानती हो शालिनी, कस्बे की लकड़ियां सिर्फ जमींदार से ही मिलती है। अगर वो नहीं देगा तो हम घर कैसे बनाएंगे? उसके ही लकड़ियों से तो पूरा कस्बा घर बनाता है। उसके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। देखना, मैं कह रही हूँ, लोगों के दुख दर्द में वो अपनी लालच पूरी कर रहा है। ऐसा नहीं कहते हैं शालिनी, चाहे कोई भी हो। समझ गई पतिदेव, आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इतनी भी तारीफ मत करो, मैं जा रहा हूँ जंगल। वैसे ही कुछ छत के लिए कुछ लकड़ियां काटने। सुरेश जंगल में चला जाता है। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाने लगता है तो देखता है कि एक बड़े से दरख्त के नीचे एक साधु ध्यान में विलीन है। सुरेश साधु के पास जाता है और साधु अपने आप अपनी आंखें खोल लेते हैं और सुरेश से कहते हैं, बोलो बेटा, मेरे पास आए हो तो कुछ कहना ही चाहते होगे तुम। जी साधु जी, हमारे कस्बे फतेहगंज में अब साल में 3 बार बाढ़ आने लगी है, जिसकी वजह से हमारे घर बर्बाद हो जाते हैं और जमींदार इसका फायदा उठाकर लकड़ियां महंगी बेच रहा है। क्या आप मुझे कोई रास्ता बता सकते हैं? बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हारे कस्बे का दर्द समझता हूँ। साधु अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक मंत्र पढ़ते हैं। जैसे ही वो मंत्र पढ़ते हैं, उनके हाथों में एक बांसुरी आ जाती है। जब भी तुम्हारे कस्बे में बाढ़ आने वाली हो तो सुरेश,
तभी तुम इस बांसुरी को बजाना शुरू कर देना। ये कोई मामूली बांसुरी नहीं है। इस बांसुरी को बजाते ही कस्बे के सारे घर के पैर आ जाएंगे और वो सब अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नाचते नाचते पहाड़ पर चले जाएंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु जी। सुरेश वो बांसुरी ले लेता है और गांव के प्रधान के पास चला जाता है और प्रधान को बांसुरी और उसके पीछे की सारी बातें बताता है। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही बेहतर बात है सुरेश, क्योंकि जल्दी ही एक बार फिर से बाढ़ कस्बे में आने वाली है। हम सबके घर को बचाने की जिम्मेदारी तुम पर होगी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जी, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। कुछ महीने बीतते हैं और गांव में फिर से बाढ़ आने लगती है। सब भागकर फतेहगंज के पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, मगर सुरेश गांव में ही रहता है। पतिदेव, चलिए, आपको पता नहीं कि ये बांसुरी काम करेगी या नहीं। आप क्यों अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं? मुझे यकीन है शालिनी कि ये बांसुरी जरूर काम करेगी। तुम जाओ, मैं पूरे घर पहाड़ पर ही लेकर आऊंगा। शालिनी वहां से चली जाती है और सुरेश बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। जैसे ही सुरेश बांसुरी बजाने लगता है, गांव के घरों के पैर आ जाते हैं और वो हिलने लगते हैं। सुरेश बांसुरी बजाते बजाते फतेहगंज के पहाड़ पर जाने लगता है और उसके पीछे पीछे घर भी आने लगते हैं। प्रधान दूर से देखता है और कहता है, ये तो कमाल हो गया। कस्बे के घर नाच रहे हैं और सीधे इसी पहाड़ पर आ रहे हैं। सुरेश घरों को पहाड़ पर ले आता है, जिसे देखकर प्रधान सुरेश से कहते हैं, वाह, तुमने तो पूरे कस्बे को नचा दिया सुरेश। बहुत बढ़िया, तुमने आज कस्बे के घरों को आज बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश। प्रधान जी, ये तो मेरा फर्ज था। बाढ़ का पानी गांव से जाने लगता है और एक बार फिर सुरेश बांसुरी लेकर उसे बजाना शुरू कर देता है। घर एक बार फिर नाच नाच कर उसके पीछे चलने लगते हैं और वो उन घरों को वापस गांव में लेकर चला आता है। सारे घर अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। दूसरी ओर प्रधान जमींदार के घर जाता है। प्रधान को देखकर जमींदार कहते हैं, आओ आओ प्रधान जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। सुना है कस्बे में फिर से बाढ़ आ गई थी, लेकिन इस बार भी ये बाढ़ मेरे घर तक नहीं पहुंच पाई प्रधान जी। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है कि ये बाढ़ तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचा। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप प्रधान जी, लेकिन इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं बता दूं कि अब लकड़ियों की कीमत और बढ़ चुकी है। आप प्रधान हैं, बस सिर्फ इसलिए मैं आपको कम पैसों में सस्ती लकड़ी नहीं दूंगा। लाइए पैसे और गोदाम से लकड़ियां ले जाइए। अरे जा, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा इस बार तुझे। लोगों को लूटता है तू। नहीं चाहिए मुझे तुझसे लकड़ियां। मुझे क्या, किसी को भी तुमसे लकड़ी लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधान जी, मुझसे अच्छे से बात कीजिए। कहीं आपकी गलती की वजह से मैं पूरे कस्बे को लकड़ियां देना बंद ना कर दूं। मत दे, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी लकड़ी। अपनी लकड़ियां तुम अपने पास ही रखो। इतना कहकर प्रधान जी अपने घर के लिए निकल जाते हैं और जमींदार के पास उसका चेला बिल्लू भाग कर आता है। जमींदार जी। क्या क्या, जल्दी बोलो। जमींदार जी, कस्बे में बाढ़ आई थी, लेकिन सुरेश ने बांसुरी से पूरे कस्बे को नचा दिया और घर नाचते नाचते उसके पीछे जाने लगे। अगर ये मजाक है तो ये बड़ा ही भद्दा मजाक है गिल्लू। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ जमींदार साहब। अगर ऐसा है तो ये सुरेश हर बाढ़ में ऐसा ही करेगा और लोगों के घर को बाढ़ से बचा लेगा, जिससे लोग मुझसे लकड़ियां नहीं खरीदेंगे और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कुछ करना होगा मुझे, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। गिल्लू, तुझे सुरेश का घर पता है ना? हाँ मालिक, मुझे पता है। क्यों? रात को तैयार रहना। हमें आज रात उस बांसुरी को सुरेश के घर से चुराना होगा। रात हो जाती है और जमींदार गिल्लू के साथ मिलकर सुरेश के घर में घुस जाते हैं ताकि उसकी बांसुरी चुरा सके। पक्का ये सुरेश का ही घर है ना? हाँ मालिक, ये सुरेश का ही घर है। ढूंढिए, यही कहीं पर वो बांसुरी रखी होगी। वो लोग रसोई घर में जाते हैं जहाँ पर जमींदार को वो बांसुरी मिलती है।
ये देखो, ये रही वो बांसुरी। यही वो बांसुरी है ना? बांसुरी को कोई रसोई घर में क्यों रखेगा? पिल्लू, पिल्लू, कहाँ गायब हो गई तुम? गिल्लू वहाँ से गायब हो जाता है। जमींदार बांसुरी को उठाता है और घर से बाहर आ जाता है, मगर घर के बाहर ही गिल्लू खड़ा मिलता है। क्या हुआ मालिक? बांसुरी मिली कि नहीं? कहाँ गायब हो गया था तू? बांसुरी मिल गई है मुझे। अब चलो यहाँ से, इससे पहले कि ये सुरेश उठ जाए। मालिक अब बड़े ही लालची इंसान है। ए, जबान संभाल के बात कर। क्यों, उसने कुछ गलत कहा क्या? प्रधान जमींदार के पीछे ही खड़े थे और साथ में सुरेश और बाकी गांव वाले भी थे। प्रधान जी, आप यहाँ इस वक्त? जी, मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया है। वो मालिक ऐसा है कि लालची तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझ में दिल है। मैं कस्बे वालों का बुरा चाहकर खुद अच्छा हूँ, ऐसा नहीं सोच सकता। अभी इसी वक्त इस कस्बे से निकल जाओ जमींदार, वरना हम सब कस्बे वाले तुम्हें मिलकर बड़े ही मोहब्बत से यहाँ से धक्के मार कर निकाल देंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ। जमींदार बांसुरी सुरेश को देकर गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और गांव में जब भी बाढ़ आती है, सुरेश बांसुरी बजाकर गांव के घरों को बाढ़ से बचा लेता है।